Good morning, everyone. हाँ भी सेकंड ईयर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, राइट? ठीक है, तो चलिए आज हम उसकी आगे की बात करेंगे। आज हमें बात कैसे करनी है, रेस्पिरेशन चैप्टर चल रहा है क्योंकि आप लोगों का, तो आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म मतलब आपकी क्रिया। आप लोग जानते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है उसके द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है। फेफड़े कहाँ पर उपस्थित होते हैं आपके? वक्ष गुहा में, बिल्कुल सही बात है। थोड़े से कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और थोड़े से कैविटी जो है किसकी बनी होती है भाई? थोड़े से कैविटी उस दिन बताई थी ना, वक्षीय गुहा जो है केस जो बनता है आपका। हाँ देखिए, पीछे की तरफ से इसका पृष्ठ जो है वर्टिकल कॉलम मतलब कशेरुकदंड, आगे की तरफ बनता है यहाँ पे स्टर्नम होती है, साइड की तरफ होती है पसलियां, रिब्स। ठीक है, रिब्स और स्टर्नम ये जुड़ती है आपकी कोस्टल ओपासिटी के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोगों को? अगर ये लगता है कि पूरी रिब्स जो है वो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ती है। स्टर्नम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, सबको पता है स्टर्नम की पोजीशन क्या होती है, ठीक है? तो ये जो आपकी पसलियां होती है वो आपके स्टर्नम, जो कि हमारा केस कहाँ से, वेंट्रल वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, ये इससे किसके द्वारा जुड़ते हैं कि कोस्टल ओपासिटी और अस्थि दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? अस्थि माने बोन होगा, ओपासिटी माने कार्टिलेज की बनी होती है, ये सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, ठीक है ना? ओपासिटी और अस्थि में अंतर है। चलिए, तो क्लास हम लोग बात करेंगे अब क्रिया विधि की बात करनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें मैंने आपको डायफ्राम ये बताया था, ठीक है? डायफ्राम आप चूंकि जानते हैं कि क्रिया विधि के लिए चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे कोई प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें हमेशा काम किसका होता है? पेशियों का। ठीक, किसकी होती है? पेशियां। तो जब हम लोग बात करें अपने डायफ्राम के बारे में, ठीक है, तो डायफ्राम में जो आपकी पेशियां उपस्थित होती है उन्हें हम बोलते हैं रेडियल मसल, रेडियल पेशी, ठीक है? वहीं जब हम बात करें आपके, अभी मैंने बताया था कि जो आपका क्या बना होता है, केस जो बना है, थोरेसिक कैविटी जो बनी है वो किसके द्वारा बनी हुई है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना? कशेरुकदंड, कशेरुकदंड का पूरा एक हो रहता है बोन, पूरी एक हड्डी होती है क्या? नहीं तो एग्जैक्टली वो बनी होती है आपके छल्लों के द्वारा, जानते हैं? यस नो, जानते हैं ना कि ये जो आप जैसे वर्टिकल कॉलम में जब हम बात करें कशेरुकदंड की, तो जैसे ढेर सारी अंगूठियां रख देते हैं ना, ऐसे अंगूठियां एक के ऊपर एक रखते हैं हम, ठीक है? उसमें जगह रहती है, बीच में अंगूठियों के बीच में जगह रहती है ना, इस प्रकार से हमारा कशेरुकदंड उपस्थित है, ठीक है? जिसकी वजह से अभी तक रिब्स जो रहती हैं आपकी, ठीक है, वहां पर आपकी पेशियां पाई जाती है, ठीक है? यहाँ रिब्स जो है, रिब्स कितनी होती है? हाँ बिल्कुल सही बात है, 24 पेशियां या फिर 12 जोड़ी, 12 यहाँ होंगी, 12 इस तरफ, ठीक है? उसमें भी जब आपकी पसलियां जो होती है यहाँ पर पेशियों से जुड़ी हुई होती है, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, मतलब इंटर कॉस्टल पेशी क्या जुड़ी हुई रहती है? इंटरकॉस्टल पेशी। इंटरकॉस्टल पेशी कहाँ उपस्थित होंगी? आपकी जो रिब्स होती है ना, पसलियां, उनसे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है? तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, आप लोग लिखना है, लिखिए, फिर उसके द्वारा बनाएंगे। देखिए, इंटरकॉस्टल पेशियां हालांकि दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल पेशी, एक्सटर्नल मतलब बाहर या बाहर, ठीक है, बाहर है इंटरकॉस्टल पेशी, या और दूसरा कौन सी होगी, इंटरनल मतलब आंतरिक। ठीक है, देखिए क्योंकि पूरा काम इन्हीं का पड़ेगा आपको, तो इनके टर्म्स पहले लिखवा दिए गए हैं, तो सिर्फ आपको डायग्राम से समझना है।
हो गया ना? जो चीज समझ नहीं आए पहले पूछ लीजिएगा। ये चीज सिस्टम आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिएगा। डायफ्राम को तो डायफ्राम में लिखते हैं ना। गुड। हो गया ना? गुड। अब देखना जरा। सेकंड ईयर थोड़ा जल्दी जल्दी डायग्राम बनाने की हैबिट डालिए, भले रफली बनाइए आप। ये सब चीज काम नहीं आएंगी, सिर्फ मुझे समझना होना चाहिए आप लोगों को। हैबिट जल्दी जल्दी, वो भी पेन से, ठीक है? पेंसिल से तो दुनिया बना ली, पेन से हैबिट होनी चाहिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें हम। देखिए यहाँ का डायग्राम को समझिएगा। ये है आपका वर्टिकल कॉलम, ठीक है? मतलब कशेरुक दंड। ये कशेरुक दंड जो है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ये है आपका स्टर्नम, ठीक है? साथ में स्टर्नम और आपका कशेरुक दंड किसके से जुड़े रहते हैं? हमारी रिब्स की वजह से, पसलियों की वजह से, ठीक है? तो ये है आपकी रिब्स। सिर्फ 3 रिब्स दिखाई हुई है यहाँ, ठीक है? इन रिब्स के बीच में होती है 2 प्रकार की पेशियां। कौन सी होती है? इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना भाई? मसल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशियां बोलते हैं, है ना? लेकिन पेशियां जो है 2 प्रकार की बताई थी आप लोगों को, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, यही बताई थी। तो देखिए ये है आपकी, जो आप देख रहे हैं, एक ये है और एक बाकी ये पूरा थोरैसिक कैविटी है। ये है आपका डायफ्राम, ठीक है? अब समझना, अगर देखिए जब आपको बताया था कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी होती है? एक में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और एक में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो 2 प्रकार की बताई थी, निःश्वसन और उच्छ्वसन, है ना? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो जब हम लोग बात करें एक्सपिरेशन के बारे में, मतलब उच्छ्वसन के बारे में, उस दौरान आपका जो डायफ्राम होता है, ठीक है, वो कैसा होगा? डोम शेप का। डोम, डोम मतलब होता है गुंबद, लाइक दिस। ये देख रहे हैं ना, गुंबद आकार का होगा, ठीक है? किस टाइम पर? जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रखी है, ठीक? आप लोग जानते हैं हमारे लंग्स में खुद की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपना आयतन बढ़ा सके, ठीक है? वो किस पे डिपेंड होता है? इस थोरैसिक कैविटी पर। जब ये थोरैसिक कैविटी का आयतन बढ़ेगा, उस दौरान आपके लंग्स जो है वो अपने आप फैल जाएंगे, क्योंकि लंग्स जो होते हैं बहुत स्पॉन्जी होते हैं,
ठीक है, बहुत स्पॉन्जी होने की वजह से वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपके थोरेसिक मतलब वक्षीय गुहा के आयतन पर डिपेंड होता है। ठीक है, हालांकि जब हम बहुत छोटे होते हैं उस दौरान एक एक्सपेरिमेंट बताया जाता है डायफ्राम को लेकर, जिसमें गुब्बारे वाला वो रखते हैं, एक गुब्बारा है ना, किसी में रखकर गुब्बारे के नीचे की तरफ खींचा जाता है तो वो कैसा हो जाता है और उसमें वायु घुस जाती है, उसको छोड़ते हैं तो फिर से डोम शेप का हो जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट चलता है, क्रियाविधि जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें डेफिनेटली शायद अगर ध्यान दिया। ठीक है, तो देखिए क्लास, सबसे पहले होता क्या है जब हम बात करेंगे आपके इंस्पिरेशन के बारे में, मतलब निश्वसन के बारे में, सही है ना, ठीक है ना। इंस्पिरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस दौरान आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम में कौन सी पेशियां होती हैं, आपकी रेडियल मसल्स, रेडियल पेशियां होती हैं, रेडियल पेशियां और आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, मतलब मैं डायफ्राम के यहाँ पर बोलती हूँ रेडियल मसल, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ये तो बताया था ना रेडियल पेशियां मौजूद होती है डायफ्राम में। तो आपकी रेडियल मसल्स और आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इन दोनों में साथ में क्या होगा, संकुचन होगा। ठीक, संकुचन होने की वजह से सबसे पहले आपका जो डायफ्राम था जो किस आकार का था, डोम आकार का, गुंबद आकार का था। ठीक है, अब चूंकि इनमें संकुचन हुआ है रेडियल मसल्स में, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये पहले गुंबद आकार का था तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट, चपटा हो जाएगा। ठीक है, गुंबद आकार का नहीं रहेगा। एक बात बताइए, आपने सबने वो देखा है गुब्बारा, अगर मैं किसी भी गोल चीज पर, जैसे ये ढक्कन है, ठीक है, इस ढक्कन पर गुब्बारा लगा दूं अच्छे से, ठीक है, फिर उसको इस तरह से खींचूंगी, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, अगर वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ डोम आकार का, इसको ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो फ्लैट हो जाएगा ना। सेम क्रियाविधि होती है आपकी डायफ्राम की। ठीक है, तो डायफ्राम जो कि पहले कैसा था, गुंबद आकार का था, तो उसके रेडियल मसल और इंटरकॉस्टल मसल में भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जब इन दोनों ही पेशियों में संकुचन होता है साथ में, तो उस दौरान आपका डायफ्राम जो गुंबद आकार का था कैसा हो जाएगा, एकदम चपटा हो जाएगा। ये चपटा हुआ, साथ में आपकी जो पसलियां होती हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाए, मूव करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक, अब पसलियां आगे की तरफ बढ़ी हैं तो पसलियां कितनी बढ़ जाती है, अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर, इतना आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। ठीक, क्योंकि आपकी पसलियां आगे की तरफ बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी थोरेसिक कैविटी जो है, मतलब आपकी वक्षीय गुहा जो है, उसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ा तो आपके जो लंग्स बहुत स्पॉन्जी है उनका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान अब देखिएगा, इंस्पिरेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, यही होता है, क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारी वो अंदर ली जाती है। ठीक, तो मतलब कहने का है कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उस दौरान हमारी दो पेशियां जो हैं उनमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा, तो रेडियल मसल्स में और एक आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली गई। आपको मैंने एक बात बताई थी कि लंग्स में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ पर होता है, कूपिकाओं में। कूपिका और उनके चारों तरफ जो आपकी केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, उनके बीच में आदान प्रदान होगा, बताया जाएगा, आपको नाम रखिए। ठीक है, समझ में आया इंस्पिरेशन, किसी को परेशानी इंस्पिरेशन को लेकर, समझ में आई। देखिए अब क्या है, ये तो बात रही निश्वसन की, अब हम बात करेंगे हमारे उच्चवसन के बारे में, मतलब एक्सपिरेशन के बारे में, मतलब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जब हमारे अंदर गैसों का आदान प्रदान हो गया कूपिकाएं और ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं के बीच में, ठीक है, क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन जो है वो अंदर प्रवेश कर गई ऊतक में और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर आ गई कूपिकाओं में। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका डायफ्राम थी, ठीक, डायफ्राम में कौन सी मसल, रेडियल मसल। ठीक, रेडियल मसल में क्या होगा, शीतलन होगा। शीतलन मतलब एक होता है
एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन संकुचन, एक होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपकी रेडियल मसल में तो क्या होगा, शीतलन, लेकिन आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है, गेट लगा दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायफ्राम की जो रेडियल मसल थी उसमें तो क्या होगा, शीतलन, लेकिन जो आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, संकुचन, ठीक है। तो उस दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके नेजल चैम्बर से होते हुए, मतलब नासा द्वार से होते हुए बाहर निकल जाएगी। समझ में आया, उच्च वसन के द्वारा क्रिया विधि समझ में आई। कौन आया आप लोगों से? कल से गेट बाहर कर रहा हूं मैं, घर पर ऐसे नहीं मार रहा हूं, घर की पंचायत छोड़िए। 11:25 हो रही है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रिया विधि होती है। समझ में आया? कोई परेशानी तो पूछिए आप, ना फिर आगे बढ़ते हैं। वो दोबारा से तो नहीं समझा रही मैं, लेट आने की, तो लेट आने की सजा मिलेगी आप लोगों को। चलो ठीक है, देखो मैं बता देती हूँ रफली रफली। देखो तुम्हारे सामने जो डायग्राम है ना, ये है आप लोगों का इसका थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा का। वक्षीय गुहा जानते हैं ना, पीछे की तरफ से कशेरुकदंड, आगे से यहाँ पर क्या होती है, स्टर्नम, रिब्स, ठीक है, पसलियां जिन्हें हम बोलते हैं। अब देखिएगा, ये है आपका कशेरुकदंड, ठीक, ये है आपकी पसलियां और ये है आपका स्टर्नम, ठीक है। अब चूंकि पसलियां हमारे अंदर होती है 12 जोड़ी, 12 यहाँ होंगे 12 इस तरफ से, ठीक है, उनके बीच में पेशियां उपस्थित होती है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल पेशी। ये जो इंटरकॉस्टल पेशियां होती है दो प्रकार की होंगी, एक होती है बाहरी इंटरकॉस्टल मसल और एक होती है आंतरिक इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ ये पेशियां, ठीक है, एक है आपकी इंटरनल मतलब आंतरिक इंटरकॉस्टल मसल और एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बाहरी इंटरकॉस्टल मसल। समझ में आया इतना? अब चूंकि आपके अंदर जो आपकी रिब्स होती हैं, पसलियां जो है 12 जोड़ी हैं, तो उनके बीच में उपस्थित जो पेशियां होंगी कितनी हो जाएंगी? वेरी नाइस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये है 1 2 3, तीन ही बनाई है मैंने। इनके बीच में 1 2 ठीक, मतलब 3 के बीच में 2 आ रही है, 1 2 3 4, 4 के बीच में सिर्फ 3 आ रही है, तो 12 के बीच में कितनी आएंगी? 11, ठीक है, 12 नहीं होंगी, याद रखिएगा। पेशियां होती है हमारे अंदर 11 जोड़ी और जो आपकी रिब्स होती है, पसलियां जो होंगी वो होती है 12 जोड़ी। समझ में आया? इसको बीच में उपस्थित है, साइड में नहीं लगी हुई। समझ में आया दोनों बेहतर? अब जब हम बात करें क्लास क्रिया विधि की, तो हम 2 क्रियाओं में पढ़ते हैं। एक में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन मतलब निश्वसन, एक में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उच्छ्वसन, ठीक है। जब हम बात करेंगे पहले निश्वसन के बारे में, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उस दौरान आपका जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम में जो पेशियां उपस्थित होती है हम बोलते हैं रेडियल पेशी, ठीक है। रेडियल पेशी और आपकी एक्सटर्नल मतलब बाहरी इंटरकॉस्टल मसल, इन दोनों में संकुचन होगा। समझ में आया? इन दोनों में संकुचन होने की वजह से आपका जो होता है डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम पहले गुंबद आकार का होता है। गुंबद समझते हैं ना? हाँ, मंदिर में भी गुंबद बने होते हैं, ताजमहल में भी गुंबद है अच्छा खासा, है ना? तो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाल दी उस दौरान, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर निश्वसन के बारे में, मतलब जब हमने ऑक्सीजन अंदर ली है, तो उस दौरान आपका जो डायफ्राम था गुंबद आकार से फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा,
ठीक, मतलब इतनी जगह खाली हो गई। ठीक, इतनी जगह खाली होने की वजह से इतनी जगह में क्या जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे फेफड़े खुद अपने आप नहीं फैल सकते, वो हमेशा डिपेंड किस पे होंगे, थोरेसिक कैविटी में। जब तक थोरेसिक कैविटी का आयतन नहीं बढ़ेगा आपका लंग्स का आयतन बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब इतनी जगह चूंकि खाली हो चुकी है तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ चुकी है। ठीक, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद हमारे लंग्स में जो फेफड़े होते हैं, कूपिकाएं उपस्थित होती हैं, कूपिकाओं में और उनके चारों ओर जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिका, उनमें आदान प्रदान हो जाएगा गैसों का। ठीक, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना हम क्या देते हैं, उच्च वसन में रखते हैं। ठीक है, तो उच्च वसन की जो प्रक्रिया होती है एक्सपिरेशन के दौरान, आपका डायफ्रेम जिसमें संकुचन हुआ था, ये क्या हो जाएगा, शीतलन। इसमें क्या होगा, शीतलन होगा। लेकिन जो आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होती है, ठीक है, उसमें संकुचन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो डायफ्रेम था वो फिर से डोम आकार में आ जाएगा, गुंबद आकार में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नासाद्वार से होती हुई बाहर। समझ में आया? आप लोग जानते हैं जब कोई इंसान डूब जाता है तो उस दौरान उसको उल्टा करके हम लोग उसको दबाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से डालते हैं। रीजन जानते हैं आप लोग क्यों? मछलियां दबती हैं उससे, हैं जी, पानी निकालने के लिए। क्यों पानी का निकालते हैं? हाँ, देखो जब हम बात करते हैं ना, जब कोई इंसान डूबता है उस दौरान उसके स्टमक में, ठीक है, ये पूरा पानी भर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो डायफ्राम होता है, ठीक है, वो फ्लैट हो जाता है। अब चूंकि वो फ्लैट है तो उसमें ऑक्सीजन जाने के लिए कोई जगह बचेगी? आपको तो पहले से ही फ्लैट है, उससे भी ज्यादा कहाँ आगे जाकर होगा, नहीं हो सकता। तो जब उसको उल्टा करके प्रेशराइज करते हैं ना, उसको दबाते हैं, इसकी वजह से उसका जो क्या होगा, पानी जो है उसके अंदर गया हुआ बाहर निकलेगा। जिसकी वजह से इतनी जगह भी अगर खाली हो जाती है, थोड़ी बहुत भी अगर हो जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है ना, जब थोड़ा बहुत ही बाहर निकाल देता है ना तो उसको थोड़ी थोड़ी सांस आने लगती है ना, फिर वो धीरे करके ठीक होने लगता है। रीजन यही है, क्योंकि जब तक ये आपका गुंबद आकार में नहीं आएगा, ये फिर से ऑक्सीजन अंदर ले ही नहीं पाएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम कितना ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। तो हम जनरली बात करें तो 7500 ml पर Hg, ठीक है, मरकरी, ठीक है, उतना हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है जी, पूरी नहीं निकलती, आई। तो ये चीज जो है ऑक्सीजन की जो हमने ली हुई है, ऑक्सीजन हमने इतनी ली है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, मतलब ज्वारीय आयतन। ठीक है, ज्वारीय आयतन बोलेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं, इन्होंने एकदम परफेक्ट बात बताई है कि जब हम लोग जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उतनी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है। हम कितना भी प्रेशराइज करके ना उसको निकालने की भी कोशिश करेंगे ना, तो भी हमारे बॉडी में 800 से 1000, ठीक है, ml पर Hg, इतना वॉल्यूम तो अंदर रह ही जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट आयतन। ये अवशिष्ट आयतन को इंग्लिश में बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। कोई परेशानी है? क्रिया विधि समझ में आई? हाँ भी सेकंड ईयर, अब तो समझ में आ गई ना? ठीक, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन।
हाँ, जब हम लोग क्लास बात करें आपकी क्रिया विधि के बारे में, इसके कार्यकी के बारे में, ठीक है, फिजियोलॉजी के बारे में, तो उस दौरान आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। हमारा जो श्वसन की क्रिया होती है उस चीज पर डिपेंड करती है, जो होता है आपका आंशिक दाब। आंशिक दाब पर इसकी कार्यकी जो फिजियोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये क्या होता है आंशिक दाब, ठीक है। तो ये जो आपको आंशिक दाब होता है, अगर हम एक नॉर्मल एक अपना जो वायुमंडल होता है उसमें उपस्थित गैसेस का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, उसको लेकर चलिए, तो आप लोग जानते हैं कितना होता है ऑक्सीजन 21%। सबसे ज्यादा क्या होता है नाइट्रोजन, कितना होगा 78%। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रहता है 0.5%, ठीक है। बाकी अदर गैसेस होती है। अदर गैसेस को आप चाहे हिंदी में लिखिएगा अन्य गैसेस, ठीक है, जिसे आप डैश कर दीजिएगा क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम जो चलेगा वो आपका इन दो को लेकर चलना है। भाई श्वसन है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमें मतलब है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अन्य गैस भी जाती है पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो यहाँ पर बात करेंगे ना जनरली वो मैं इन दोनों की बात करेंगे। बॉडी में जाती है तो क्या होता है वो बाद में डिकम्पोज हो जाती है और फिर जो अन्य गैसेस होती हैं मीथेन गई, हालांकि मीथेन जो होती है वो हार्मफुल रहती है हमारे शरीर में, लेकिन वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है अपने आयंस, ठीक है। बात हालांकि जाती है पर आपका जो है ना इतना आगे नहीं इस पर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इतना तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये हमारा वायुमंडल में उपस्थित गैसों का अनुपात रहता है परसेंटेज, ठीक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं आंशिक दाब क्या होता है, तो वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन का मतलब कुल गैसेस जितनी है, ठीक है, उन सभी में उस पर्टिकुलर गैस का जो परसेंटेज होता है उसी को हम उसका आंशिक दाब कहते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर आप निकालना चाहें यहाँ पर उपस्थित आंशिक दाब क्या होता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितना आपका एक प्रेशर है, ठीक है ना, कितना है टोटल गैसेस का प्रेशर कितना है, ठीक। उसके बाद जितना यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की मात्रा होगी, ठीक है, उसके परसेंटेज का आप इजीली निकाल सकते, ठीक है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल लेकर चले, ठीक है, तो कुल दाब कितना होता है हमारा 760 सुना होगा आपने ऑफ एचजी, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर ये टोटल है, ये कुल दाब है आपका वायुमंडल में, ठीक। तो जब हम लोग बात करें सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपकी बुक में हालांकि इसी टर्म से दिया होगा। आंशिक दाब ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम दिया मिलेगा, ये टर्म ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ये है आपका पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब है किसका ऑक्सीजन का। निकालेंगे कैसे, टोटल कितना है 760, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21। अब चूंकि परसेंटेज है टोटल कितने में से होती है 100 में से, इसे आप भाई परसेंटेज का हम हटाते हैं साइन, तो 100 से डिवाइड, ये रूल कहते हैं आपका मैथ्स, ठीक है। इसको सॉल्व आउट कीजिए, जरा कैलकुलेटर निकालिए अपना, कैलकुलेटर निकालिए अपना, अरे मोबाइल तो होगा, आंसर बताओ। एक 160, बिल्कुल सही बात। अप्रोक्स आएगा 160, ठीक है, समझ में? हाँ 159.6, ठीक,
चुके हैं कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर की संख्या होती है तो हम एक इस तरफ ऐड कर देते हैं। तो 159 था, 0.6 था, 5 से ऊपर था तो हमने क्या किया 1 इस तरफ ऐड कर दिया, इसीलिए उन्होंने बोला है अप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर क्या बोला है आप लोगों को, लगभग। समझ में आया? इसी प्रकार से आप चाहें तो अपना नाइट्रोजन का निकालिए, तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है आपकी 760 मल्टीप्लाई बाई 78 डिवाइडेड बाई 100। आंसर बताइए। मोबाइल पे रख लोगे सब, जवाब दो। नहीं लेके जाते बेटा, पर फिर भी यहाँ आपके पास 1 घंटा है, वहां 3 घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे, कितना 553 592। ठीक है, लगभग mm/f। ठीक है, समझ में आया? ये इसकी यूनिट है mm/Hg मतलब मर्करी। ठीक, इसी तरह से आप चाहे तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी कितनी 0.5 डिवाइडेड बाई 100। आंसर निकाल लीजिए इसका 3.8। ठीक ठीक है, ये निकाल दिया है आपने जहां का भी आपने लिया, ठीक है ना, टोटल दाब में से। ठीक, अगर आप यहाँ का निकालना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ का वायुमंडलीय दाब पता होना चाहिए कितना है, फिर यहाँ पर उपस्थित, हाँ तो यहाँ पर उपस्थित आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको निकालना। आप लोग जानते हैं 21 तो हम कहाँ पर बोलते हैं, जहां पर आपका वायुमंडल एकदम साफ है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कितना पॉल्यूटेड एरिया है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 20% नहीं होती है। ठीक, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर जलकार का कुल दाब कितना है, और कुल दाब होने के बाद फिर वहां पर उपस्थित जो गैसेस हैं उसका समझ में आया? अंशुल दाब निकालना किसी को परेशानी है तो पूछिए। सेकंड ईयर समझ में आया? हो गया? इसी तरह से आप चाहें तो आपके पास वो भी परसेंटेज दिया हुआ हो, आपने किसी भी गैसेस का, आप उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, आंशिक दाब आप निकाल सकते हैं, याद। ठीक है, समझ में आया ना सभी स्टूडेंट्स को? चलिए आगे लिखिए हेडिंग आप लोग। अच्छा कार्य की हेडिंग, चलो छोड़ो।
107 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 40। हो गया? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्लास, अब यहाँ पर जो आप लोगों को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है ना, ये है इनका आंशिक दाब, ठीक है, पार्शियल प्रेशर दिखाया गया, ठीक। अब क्या है, ये चीज है कूपिकाएं, ठीक है, इसी लिखा हुआ है एल्वियुलर एयर, मतलब एल्वियुलर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कूपिका, ठीक है। और ये है आपका कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब केशिकाएं। आप लोग जानते हैं केशिकाएं जो है वो भी किसकी होंगी, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी या किसी और की। पल्मोनरी वेन में आपका कैसा ब्लड बहता है, सुनाई नहीं दिया, शुद्ध। तो एक बात बताइए, हमने ऑक्सीजन ली, वो भी इसमें भी ऑक्सीजन, आपका वेन में भी ऑक्सीजन, तो आदान प्रदान किसका होगा? देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ना, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो एक तो आपकी कूपिका और कूपिका के चारों ओर उपस्थित केशिकाएं जो होती हैं उनके बीच में होती है, ठीक है। ये केशिका जो होगी ये उपस्थित होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी, क्योंकि इसमें रहता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। भाई हमारे पास दो चीजें हैं, आदान प्रदान करना है तो एक में ऑक्सीजन का एक में कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, तभी तो विनिमय प्रक्रिया होगी। अगर दोनों में ही हमारे पास ऑक्सीजन है तो विनिमय किसका होगा, विनिमय तो हुआ ही नहीं। ये वाली बात हो गई, तुम मुझसे आलू ले ले मैं तुझसे आलू ले लूं, बात तो दोनों के पास एक ही बात रही है ना। सब्जी बनानी है अगर दोनों को तो अलग अलग चीजें चाहिए होंगी, तो विनिमय के लिए जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लास, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या फिर आप लोग लिखते हैं जब, तो पता होना चाहिए ये जो आपके पास कैपिलरी केशिका ये पल्मोनरी धमनी की है, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी धमनी आगे की तरफ चलकर इसमें हो जाती है डिवाइड आपकी केशिका, ठीक है। समझ में आया डायग्राम? तो अब देखिए हम लोगों ने जब ऑक्सीजन अंदर ली, निश्वसन की प्रक्रिया हुई, उस दौरान हमारे इसमें ऑक्सीजन का कितना हो गया है, पार्शियल प्रेशर कितना है आपका 107, ठीक। आप लोग जानते हैं आदान प्रदान की जब हम बात करें श्वसन के, तो जो क्रिया होती है जिसके माध्यम से आदान प्रदान होता है वो होता है डिफ्यूजन मेथड, मतलब विसरण विधि से। किस विधि से होता है, ठीक है, जो विनिमय होता है वो विसरण विधि से होता है। विसरण विधि मतलब हाई पार्शियल प्रेशर, आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, उच्च आंशिक दाब से निम्न, मतलब लोअर पार्शियल प्रेशर,
भाई ये तो आप जानते ही हैं, इतना तो जानते ही है ना आप लोग। विसरण विधि क्या कहती है? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए यहाँ पे आंशिक दाब लिखवाया है, ठीक है, कि इसमें जो विसरण विधि होगी वो कैसी होगी? उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की हो। अब जरा किसी चीज को ध्यान में रखते हुए सोचिएगा, ये हमारी कूपिका है, कूपिका में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर 107, ठीक। उसके चारों ओर उपस्थित जो केशिकाएं हैं उसमें आंशिक दाब कितना है ऑक्सीजन का? 40। तो कैसे हो जाएगा? हाई टू लो, हाई है आपका इसमें, ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो यहाँ चली जाएंगे, ये गई। समझ में आया? लेकिन अब जब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर केशिका की बात करें, वो भी कौन सी वाली? पल्मोनरी धमनी की जो केशिका है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? 40। जबकि आपकी कूपिका में कितना है? 40। तो कहाँ जाएगा? 46 से 40 की ओर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, विनिमय की प्रक्रिया हो गई। समझ में आया? किसी को परेशानी है मैं फिर बता देती हूँ। आपकी जो कूपिका है वहां पे ऑक्सीजन है 107 और ब्लड कैपिलरीज में है ऑक्सीजन 40। तो 107 से 40 की तरफ जाएगा, क्योंकि विसरण विधि क्या कहती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ये तो नॉर्मल विसरण विधि कहती है, लेकिन हम श्वसन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर, ठीक। तो ऑक्सीजन जो है 107 से 40 की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी अंतर देखें हम तो यहाँ पर कम है, यहाँ 40 है आपका, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, 46 है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी अंतर होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी केशिका से कहाँ पहुंच जाएगी? एल्वेलाई में, जिसको हम बाद में उच्च वसन के द्वारा बाहर। समझ में आई? इसकी कार्य की समझ में आई? ठीक। किसी को परेशानी है तो पूछिए। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा चाहे तो आप, जब हम लोग बात करते हैं क्लास, तो देखिए, चलो उसके अंदर करो आज के लिए, फिर बस इतना ही, बाकी हम कल बात करें।